हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। जो भी पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, कल कमेंट आया था कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल से जुड़े हुए जो भी आर्टिकल है उस पर एक वीडियो बनाई है। तो आज के इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति को कवर किया। राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम कवर करेंगे। और सभी जानकारी के साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाएंगे ताकि आपको वीडियो के एंड में पता चले कि हाँ, आपने जो भी चीज़ें पढ़ा वो कितना सही तरीके से कार्य करा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो स्लाइड है इसमें हम देखेंगे क्या कह रहा है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए सबसे पहले हम बात को समझेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है वो किस प्रकार का पद है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनेगा कि भारत के राष्ट्रपति का पद कैसा है। तो भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होने के कारण ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये चीज याद रखेगा। राइट, अब देखिए, ब्रिटेन से संदर्भ में हमारे संविधान में ग्रहण किया गया ये चीज कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का संवैधानिक या फिर औपचारिक पद जो है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से? तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया। ये चीज याद रखना है, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया। इसके बाद हमारा आर्टिकल स्टार्ट होता है जो कि 52 से, क्योंकि 52 में ही कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, यानी भारत के राष्ट्रपति के पद का जो गठन का उल्लेख मिलता है वो 52 में ही मिलता है। और जो राष्ट्रपति आते हैं वो संघ के अंतर्गत आते हैं, जो भाग 5 है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है 52, जिसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का गठन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें के बाद हमारा अनुच्छेद आता है 53। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या चीज है वो देखिए। अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, यानी कि कार्यपालिका का जो शक्ति होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा। यहाँ पे यही बात की जाती है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं भी कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। तो यही बात इसमें कही जाती है कि समुच्चय कार्यपालिका के जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और सभी जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, लेकिन वो इसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करा सकता है। ठीक है, आर्टिकल आपका 53 ये कहता है। 53 का सेकंड क्या कहता है? अनुच्छेद 53 का 2 है, इसके अनुसार भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये प्रश्न रिपीट होते रहता, ध्यान में रखिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर झंडा फहराने और तीनों सेनाओं की सलामी प्राप्त जो करते हैं, तीनों सेनाओं की सलामी राष्ट्रपति लेता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर झंडा फहराना और तीनों सेनाओं की सलामी प्रधानमंत्री लेता है। ये जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड आता है इसमें हम देखते हैं क्या है। इसके अंतर्गत सबसे पहला चीज, आगे बढ़ने से पहले इसमें देखिए हर चीज को मैंने अच्छे से सजा कर रखा है कि अगर हमें निर्वाचन के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले निर्वाचन कहाँ से लिया गया वो देखिए, आयरलैंड का संविधान। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रणाली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति जो तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है ये भी ग्रहण किया गया है 36 से 51। ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 54 के अंतर्गत है। और निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, ये सबसे पहला प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे
राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेगा कि विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग इसमें नहीं लेते हैं, ना ही विधान परिषद के कोई भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है, तो याद रखना है। इसके बाद हमारा देखिए दिल्ली तथा पुडुचेरी। दिल्ली तथा पांडिचेरी जो है, पुडुचेरी जिसको वर्तमान में कहते हैं, दिल्ली तथा पुडुचेरी भारतीय संविधान के सन 1991 के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन में दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। दिल्ली तथा पांडिचेरी भारत के दो मात्र ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी स्वयं की अपना विधानसभाएं हैं, इसलिए ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद है बहुमत। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान कुल उपस्थिति बहुमत का 1/6 भाग बहुमत नहीं आने पर राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो ये ध्यान रहेगा कितना आना जरूरी है, 1/6 आना जरूरी है, 1/6 आना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं। हाँ अब ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन जो कि अप्रत्यक्ष। अब ये क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है उसे अप्रत्यक्ष मत प्रणाली कहते हैं, रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के रूप में किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की सूचना जारी करने का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन होता है। अब इसके बाद प्रचार, राष्ट्रपति के जो प्रचार है, ध्यान रखिएगा भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार को प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, 2 सप्ताह का समय मिलता है। 2 सप्ताह, ये याद रखना है, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। ठीक है, सब चीज को याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पे पॉइंट आपको बताए जाएंगे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अनुच्छेद 55 आ जाता है। 55, इसमें क्या है कि 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख मिलता है। निर्वाचन पद्धति का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। निर्वाचन प्रणाली 54, निर्वाचन पद्धति आपका 55। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत से होता है, एकल संक्रमणीय मत से होता है। अनुच्छेद 56 में क्या है कि अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यानी अनुच्छेद 56 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पद और उनके कार्यकाल के बारे में बात कही जाती है, लेकिन वो 5 वर्ष से पहले भी अपना पद छोड़ सकता है, इस्तीफा दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंध में बातें कही जाती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अनुच्छेद 56 के 2 के अंतर्गत क्या है, 56 के 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देता है, तथा उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सबसे पहले जो सूचना होगा वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब तक। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर है। अब अगला देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 57। 57 में क्या, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र है। यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन होना चाहे हो सकता है। अर्थात 57 के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति को कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि 2 बार 4 बार बनने के बाद आप वो फिर पात्र नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी 57 में यही बात है, पुनः निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की इसमें बात कही गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। राष्ट्रपति के पद के लिए यानी जो उम्मीदवार होगा उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो 58 में कही गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं क्या है, तो वो भारत का एक नागरिक हो, पहला चीज। दूसरा कि न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह लाभ के पद पर ना हो, और लोकसभा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहीं से आपका प्रश्न मिलेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
तो सब कुछ यहाँ पे सही रहेगा, लेकिन लोकसभा की जगह पर राज्यसभा रखेगा, जो कि आपका ये गलत हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, और इस स्लाइड में क्या है, आर्टिकल 59। 59 के अंतर्गत देखिएगा, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति के पद के शर्तों का उल्लेख करता है, जबकि 59(3) में राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख मिलता है। यानी राष्ट्रपति के पद के शर्तों का उल्लेख 59 और 59 के 3 के अंतर्गत उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात कही गई है, ये ध्यान रखना है। जो आर्टिकल 60 आता है वो इसमें भारत के राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है वो 60 में है। संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जबकि अन्य जो पदाधिकारी होंगे संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों का शपथ का बात जो है वो तीसरी अनुसूची में देखने को मिलेगा। तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके बारे में वर्णन किया गया, लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में आपको एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूंगा सभी अनुच्छेद का, तो बस अभी आप फिलहाल देखते चलिए, क्योंकि अभी फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर आगे बढ़ते चलना है। अब देखिए शपथ के बारे में क्या क्या यहाँ पे कहा गया। शपथ, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। तो ये चीज आपको याद रखना। अगर ये भी नहीं है तो फिर उपराष्ट्रपति का कार्य होगा उनको शपथ दिलाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद है आर्टिकल 61, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से रिपीट होता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो महाभियोग के बारे में। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण किया गया? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, अगले स्लाइड पे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन से। देखिए जितने भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है वो हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है, तो हर पॉइंट्स को ध्यान समझिएगा। महाभियोग संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा से चला जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अनिवार्य लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति पद महाभियोग लाते समय सदन के उपस्थित सदस्यों के 1/4 सदस्यों के महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/4 सदस्यों के महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तथा वह महाभियोग उस सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित भी होना चाहिए, वरना महाभियोग को असफल माना जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 ये चीज आपको मेंशन रखना ही रखना है, याद रखना है। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि वह महाभियोग उस सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित भी होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों में पारित होना भी अनिवार्य माना जाता है, अनिवार्य होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है कि भारत के राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ होती है। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग का जो पहल है एकमात्र शर्त होता है संविधान का उल्लंघन, यानी महाभियोग संविधान राष्ट्रपति पर तभी के तभी लगाया जा सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त होता है, संविधान का उल्लंघन होना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया, मतलब कि इसका अभी तक कभी भी किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है आर्टिकल 71 में इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में इसका निपटारा होगा। आर्टिकल 71 में ये बात कही जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं इसमें कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत बात कही जाती है
कि भारत के राष्ट्रपति का क्षमादान करने का जो अधिकार है वो इसमें मिलता है। क्षमादान करने का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है 72 के अंतर्गत, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद है अनुच्छेद 74, इसमें कि अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो ये आपका 74 होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये जो बात कही जाती है वो 75 के अंतर्गत की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद है आर्टिकल 80। इससे पहले एक और आर्टिकल आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, 76। इसमें क्या होता है, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 76 को याद रखना। आर्टिकल 83 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को, यानी कि कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र में निपुण मनोनीत कर सकता है। यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, वो आर्टिकल 80 के 3 में बात ये कही गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे है आर्टिकल 108, 108 के अंतर्गत हम जानते हैं, इसके अंतर्गत जो कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यही बात इसमें मेंशन किया गया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाने वाले संसद के संयुक्त अधिवेशनों का उल्लेख इसमें मिलता है। यानी कि संयुक्त जो अधिवेशन है इसका उल्लेख इसमें मिलेगा। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये चीज याद रखना है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न हमेशा आते हैं, बुलाता कौन है और जो कि अध्यक्षता कौन करता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या, इसमें कि भारत में अब तक यानी कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। जैसे पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था कब, 6 मई 1961 को दहेज विरोधी अधिनियम को लेकर के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद दूसरा जो हमारा संयुक्त अधिवेशन हुआ था उसमें देखेंगे तो यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि दूसरा अधिवेशन जो है आपका हुआ था 1978 के अंतर्गत, यानी बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर के, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी उस वक्त राष्ट्रपति के पद पर थे और मोरारजी देसाई उपराष्ट्रपति के पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे, ठीक है। तीसरा संयुक्त अधिवेशन हुआ आतंकवाद निरोध अधिनियम, जिसको पोटा के नाम से जाना जाता है, और ये जो आया था कब आया था, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे राष्ट्रपति उस वक्त, 2002 में ये चीज इसके लिए अधिनियम जो कि संयुक्त अधिवेशन की गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पद पर थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत आर्टिकल 123 यानी कि 123, तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश, ये प्रश्न तो आपने कई बार सुना होगा ना कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो 123 आर्टिकल के तहत ही होता है, ठीक है। अध्यादेश क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि अध्यादेश अस्थायी एक प्रकार का कानून होता है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून को लागू करना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति 6 माह के लिए, ध्यान दीजिएगा, 6 माह के लिए अनुच्छेद 123 का अध्यादेश लागू कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया अध्यादेश संसद के यानी सत्र शुरू होती ही न्यूनतम 6 सप्ताह तथा अधिकतम 6 माह में संसद के द्वारा पारित कर देना चाहिए, अन्यथा अध्यादेश निरस्त माना जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो लगता है अध्यादेश, उसकी न्यूनतम सीमा कितनी होती है, 6 सप्ताह, अधिकतम 6 माह। तो ये दोनों याद रखेगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न हमेशा बनते हैं। चलिए इसके बाद अब हमारे पास कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो कि हम देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, वैसे अगर हम राष्ट्रपति के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल होंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे भी आपका आता है 143 आ गया, 137 आ जाता है, 124 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और 155 के द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति, बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति के संदर्भ में तो वो हमने देख लिया। बाकी किसी और वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा है मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए, जो भी चीज़ें आपने अब तक देखा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगाइए।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। अब आपको ये बताना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन के अंतर्गत जो निर्वाचन प्रणाली आर्टिकल 54 में है, तो आर्टिकल 54 में निर्वाचन प्रणाली जो है आयरलैंड से लिया गया। तो इसमें ये चीज़ हमने मेंशन किया हुआ था, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसमें साफ आपको बताया गया था कि एक तो लोकसभा, एक आपका राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, और एक होंगे विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो सही है। प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। विधान परिषद, तब परिषद यहाँ पे आ गया तो वैसे भी आपका ये कट जाएगा, परिषद हमने कहीं जिक्र किया ही नहीं था। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो इसमें भाग लेते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि गठन नहीं करता है, तो राइट आंसर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताइए, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? क्या हमने देखा था, वो है राष्ट्रपति होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करिए। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं? तो आर्टिकल हमने 57 देखा था, 57 में पुनः निर्वाचन के बारे में बात की गई थी, और पुनः निर्वाचन में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक बार, दो बार, 5 बार। तो यहाँ पे हम कहेंगे कितनी भी बार वो निर्वाचित हो सकता है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की है? यानी भारत के राष्ट्रपति पर जो लगने वाला प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के तहत लगता है। यूएसए के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। दोनों सदनों में, यानी राज्यसभा या फिर लोकसभा, किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। 1/4 सदस्यों के द्वारा मन होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आर्टिकल 61 के द्वारा यूएसए के संविधान में ग्रहण किया गया था। तो ये एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, किस प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हमने इसमें बात करी थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद हमारा अगला सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के पास, बताइए, कि क्षमा दान की शक्ति है। किस आर्टिकल के तहत क्षमा दान की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है? क्षमा करने की शक्ति 72 के अंतर्गत, 72 के अंतर्गत यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। 60 में क्या है, शपथ, 60 में शपथ। ठीक है, और 57 में पुनः निर्वाचन, और यहाँ पे हम अगर 55 की बात करते हैं तो यहाँ पे निर्वाचन पद्धति के बारे में उल्लेख किया गया, पद्धति हो जाता है, निर्वाचन पद्धति। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे भी आप लोग को लाइक और शेयर से तो कोई मतलब होता नहीं है, सिर्फ हमारा काम है आप लोगों को अच्छा चीज़ें देना, लेकिन आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वीडियो को एक लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं, आप लोग इग्नोर करते आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया क्षमा के बारे में। जैसे 72 में हमने बात किया था कि इसमें क्षमा के बारे में बात की जाती है। क्षमा का अर्थ होता है कि अपराध के व्यक्ति को पूरी तरह से रिहा करना या फिर उसे आजाद कर देना। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं या फिर दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं, विशेष रूप से मृत्यु दंड से जुड़े मामलों के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे 5 अलग अलग प्रकार की क्षमाएं हैं जो कि कानून द्वारा अनिवार्य है। क्षमा, रूपांतरण, दंड विराम, राहत और छूट। तो ये अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर हम एक अलग वीडियो ला देंगे, क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। इस पर भी अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एसआई में एक बार एग्जाम्स में, प्री में ही शायद आया था क्वेश्चन। तो आप अगर चाहेंगे तो इस पर हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? यानी कि सभी की सहमति से चुने गए थे, और वो एक कह सकते हैं कि निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पे सही आंसर हुआ।
और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो की लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, ये भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार कार्यकाल करने वाले वो राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भारत के महाभियोग की पहल बताइए कि की जा सकती है किसमें। राष्ट्रपति के महाभियोग की जो पहल है वो किस आर्टिकल के द्वारा, सॉरी आर्टिकल तो आपको पता है 61, किस सदन के द्वारा स्टार्ट की जाती है। तो हमने क्या देखा था कि संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से हमने इसको रिपीट करने की कोशिश की ताकि एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाए। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं सभी आर्टिकल को। 52 क्या है, भारत के राष्ट्रपति होंगे, गठन करता है, पद गठन करता है 52 के अंतर्गत। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात किसके अंतर्गत आता है, 53 के अंतर्गत। 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 54 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का चुनाव यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है वो इसके अंतर्गत आता है। चुनाव का जो मैनर है यानी चुनाव का जो पद्धति है, निर्वाचन पद्धति है, वो 55 के अंतर्गत आता है। और जो चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव का वो आयरलैंड से ग्रहण किया गया, आयरलैंड से। इसको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता रहता है, आयरलैंड से। और यहाँ पे उसकी अवधि यानी जो राष्ट्रपति के कार्यकाल पद अवधि होगी वो 5 वर्ष का होता है, तो ये आपका यहाँ पे है 56 के अंतर्गत। पत्रता यानी कि वो पुनः निर्वाचन की बात जो कहता है, पुनः निर्वाचन, तो ये आपका आर्टिकल 57 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं रहेंगी वो इसमें है आपका 58 के अंतर्गत। 59 में है कि राष्ट्रपति के कार्यालय की जो शर्तें होंगी वो आपका 59 के अंतर्गत। 60 में शपथ की बात की जाती है, राष्ट्रपति के शपथ की, और 61 पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे तो इसमें बाकी के जो आर्टिकल हमने देखा था उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। चलिए तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, तो इसमें साफ मेंशन किया गया कि पहले 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक पद भरने के लिए निर्वाचन पद या फिर व्यक्ति का जो पद है इसमें बात की जाती है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको आकस्मिक तुरंत भरने के लिए इसमें बात की जाती है 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा पद खाली नहीं होना चाहिए। ये भी आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा। इसके बाद है 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी अगर किसी कारण की वजह से राष्ट्रपति जो अपने पद पर नहीं है तो उस वक्त यहाँ पे जैसे कि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस वक्त क्या करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद पर संभाला जाता है। अगर वो भी अनुपस्थित है किसी कारण से तो उपराष्ट्रपति पद पे होते हैं, तो यहाँ पे 70 के तहत होता है। 71 में क्या है कि अगर चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित कोई भी मामला आ जाता है, विवादित मामला, तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में वाक्यों को निलंबित, प्रेषण और हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति इसमें है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन इसमें आता है। 75 में मंत्रियों की और अन्य मंत्रियों का प्रावधान किया गया। 123 में हमने देखा था अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है 123 के तहत। 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 143 हमेशा आता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शंस को और उसके बाद बताइए कि क्या गलत है इसमें। चलिए हम एक एक करके देखते हैं गलत क्या है। पहला पॉइंट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सही है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना किया जाना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे उसके 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, तो ये भी सही है। तो गलत हो गया ऑप्शन डी। लेकिन गलत क्यों है वो देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जा सकता है, ये गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए संविधान के उल्लंघन की हमने बात किया था, संविधान के उल्लंघन के संदर्भ में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये पॉइंट आपका गलत था। थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, देखिए उल्लंघन तो सही है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के स्थान पर संविधान का उल्लंघन होना चाहिए था। तो इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक को आपको ध्यान में रखना है
और ये ध्यान कब रहेगा, जब सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ेंगे तब। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या होगा पद की अवधि के संदर्भ में। जितने भी इसका सही आंसर होगा उसके बाद जो भी आर्टिकल बचेंगे उन सभी आर्टिकल के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन से आर्टिकल में क्या बात कही गई। ठीक है, तो उम्मीद है कि राष्ट्रपति से जुड़े इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी जो कि आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इनफ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इस तरह के करके सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं, उनको कवर करते चलेंगे। बाकी की इसके अलावा कोई भी और टॉपिक होगी आपके माइंड में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कल आपको मराठा जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में वीडियो दिया, उसको आप जरूर देखिए। इससे पहले हमने मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में अच्छे से कवर किया और हम कोशिश करेंगे गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।